नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, आपके गोल्स को पूरा करने में। हमारे एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस देते हैं और बताते हैं कि कहाँ आप किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, क्या व्यू आपका होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। आज भी आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका योर मनी पार्टिसिपेट करने का 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप ईमेल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं yourmoney@nw18.com। साथ ही आप फेसबुक ट्विटर पर जाइए, ये शो लाइव आप देख सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAbaz योर मनी लिखकर, और साथ ही आप अपने क्वेश्चंस भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो यह है तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे हमारे साथ बनी हुई हैं। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे इस शो में, लेकिन उससे पहले आज हम बातचीत करेंगे वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड की कि एग्जैक्टली वीपीएफ होता क्या है, इसके मायने क्या हैं, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन लोग के लिए ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो बताइए वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में, क्या होता है ये इन्वेस्टमेंट टूल और किन कैटेगरी के लोगों के लिए ये परफेक्ट फिट है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपाली। देखिए, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड जो नाम ही है उसमें हमें समझ में आ रहा है कि एक प्रोविडेंट फंड है एंड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से जितना चाहते हैं, जितनी आप की कैपेसिटी है, आप उतना उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि ये किन लोगों के लिए एलिजिबल है। नॉर्मली जब हम प्रोविडेंट फंड का नाम लेते हैं, सो 2-3 प्रोविडेंट फंड आते हैं दिमाग में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस में, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो बहुत ही फेमस है, पीपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, जो एक कंपलसरी मैंडेटरी प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट होता है, एंड उसके बाद होता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। अब पीपीएफ तो हर इंसान कर सकता है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड है, ठीक है। लेकिन वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो सैलरीड है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको ही लागू होता है, या वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। सो सबसे पहले तो अगर आप सैलरीड हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। नंबर 2, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन जो होता है एम्प्लॉय का, वो 12% होता है ऑफ द सैलरी, जिसमें बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस आता है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं एक प्रोविडेंट फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट में, जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसमें आपका जो अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, वो 100% तक है ऑफ द सैलरी। मतलब अगर आपकी समझो 2.5 लाख की सैलरी है और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आपका जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होता है वो एक सीमित परसेंटेज है 12%। लेकिन अगर आपको पूरा टोटल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करके पूरा 2.5 लाख एग्जॉस्ट करना है, तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। अब जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, 23-24 के लिए अभी 10 फेब को ही ईपीएफ इंटरेस्ट रेट हाइक किया गया है फ्रॉम पास्ट 8.15% टू 8.25%, ठीक है। लॉक इन की बात करूं तो 5 साल का एक लॉक इन आता है। अगर आप 5 इयर्स तक होल्ड करते हैं इसे, तो 5 इयर्स के बाद अगर आपको रिडीम करना है, इसमें से निकलना है, विड्रॉ करना है, तो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। लेकिन 5 इयर्स के पहले अगर आप निकलना चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं, कोई कंटिजेंसी आ जाती है जिसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर शादी, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल इमरजेंसी, इस तरीके की कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो डेफिनेटली इस तरीके का भी लॉक इन नहीं है कि आप बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं कर सकते। आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे दीपाली, तो क्यों और किन लोगों को इसका बेनिफिट लेना चाहिए। सबसे पहले एक डेट प्रोडक्ट है, 8.25% का इंटरेस्ट रेट है, जो डेट के हिसाब से अच्छा है। ऑलरेडी आपका ईपीएफ में 12% तो इन्वेस्ट हो रहा है। एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें टैक्स बेनिफिट्स अगर आपको मिल रहे हैं, सो अगर आप सैलरीड हैं, टैक्स बेनिफिट एलिजिबल कब होंगे, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में हैं। सो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको सबसे पहले एटीसी डिडक्शन का 1.5 लाख का जो लिमिट है, उसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। इंटरेस्ट आपका टैक्स फ्री हो जाएगा अगर आपका बीपीएफ कंट्रीब्यूशन और ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, आपकी जो टैक्सेबल लिमिट है 2.5 लाख उसके अंदर है, तो भी वो टैक्स फ्री हो जाएगा। और मैच्योरिटी अगर 5 साल
के बाद लेते हैं तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। तो इन 2-3 सिनेरियोज में अगर आप फिट होते हैं तो आप इसका बेनिफिट लें, नहीं तो रिटायरमेंट के लिए, जैसे ये वॉलंटरी रिटायरमेंट फंड भी कहा जाता है, रिटायरमेंट के लिए ऑलरेडी अगर आपका ईपीएफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर आपने रिटायरमेंट के लिए थोड़ा बहुत पीपीएफ में भी निवेश किया है, तो आप रिटायरमेंट के लिए हम नॉर्मली बहुत जल्दी से प्लान करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड का रूट भी ले सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट को अगर बहुत समय है, ठीक है, तो आप डेट प्लस इक्विटी कॉम्बिनेशन में आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग करें। कब आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का चुनाव कर सकते हैं? अगर टैक्सेबिलिटी का जो पूरा मैंने समझाया, एटीसी, इंटरेस्ट रेट एंड मैच्योरिटी, अगर वो आपकी फिट होती है, रिटायरमेंट को कम समय है और आपको एक डेट प्रोडक्ट में निवेश करना है, तो आप डेफिनेटली इसका चुनाव कर सकते हैं। अगर कंपैरिजन करूं मैं पीपीएफ, ईपीएफ और वीपीएफ का, सो ईपीएफ वीपीएफ तो काफी सिमिलर है, लेकिन पीपीएफ के साथ अगर मेजर कंपैरिजन हो जाए तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको 15 साल का लॉक इन आ जाता है, इसमें आपको 5 ही साल का लॉक इन है। पीपीएफ की रेट 7.1% है, इसकी इंटरेस्ट रेट 8.25% है। सो पीपीएफ के सामने डेफिनेटली वीपीएफ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का एक फायदा हमें देखने को मिलता है। लेकिन टैक्स बेनिफिट में अगर आप सैलरीड हैं, अगर आप पोल टैक्स रिजीम कर रहे हैं, अगर एटीसी में आपका ऑलरेडी पूरा हो चुका है कंट्रीब्यूशन, तो आपको समझना है, आपके टैक्स प्लानर के साथ बैठ के डिसाइड करना है कि क्या एडिशनल इन्वेस्टमेंट जरूरी है, तो ही आप निवेश करें। नहीं तो जस्ट एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और आपको एडिशनल उसमें अलाउ कर रहे हैं 8.25% मिल रहा है, तो सोच समझ के ही आप निवेश करें। टैक्स बेनिफिट के लिए आपको एलिजिबिलिटी है, देन इट इज फाइन। नहीं तो फिर रिटायरमेंट के लिए ऑब्वियसली वी हैव अदर ऑप्शंस, जैसे हम म्यूचुअल फंड के द्वारा एक रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करते हैं। सो प्लानिंग सोच समझ के करिए कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको डेट में करना है और कितना इक्विटी में करना है, एज पर द टेन्योर जो रिटायरमेंट के लिए आपका बाकी है। जी चलिए, तो काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में बताई गई हैं। टैक्स एलिमेंट, इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी पीरियड, फीचर्स, बेनिफिट्स, सब पर्सपेक्टिव से पूजा ने आपको समझाया है। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं इस इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में तो अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात करेंगे क्वेरीज की, और मीत पटेल पहले कॉलर गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड है। मीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैंने मेरा पोर्टफोलियो आपको भेजा हुआ था। मेरा 2-3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा पोर्टफोलियो प्लीज रिव्यू किया जाए अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो। सेकंड, मेरे पास 1 लाख अप्रोक्स अभी है, सो उसको मैं अगर लमसम किसी स्कीम में डाल सकता हूँ 5 इयर्स के लिए, तो वो किस में डाल सकते हैं? 20,000 की एग्जिस्टिंग एसआईपी है, 10 लाख इकट्ठा कर चुके हैं, 25 साल का इनका व्यू है, 1 लाख लमसम इन्वेस्ट करना है। फिलहाल एग्जिस्टिंग फंड्स कौन से हैं? सुंदरम मल्टी कैप 2500 रुपए महीना, पीजेएम इंडिया फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सेस मिड कैप, इन तीनों में भी 2500 रुपए डाल रहे हैं। 1500 रुपए महीना डाल रहे हैं मेरे एसेट लार्ज मिड कैप में, 2500 रुपए महीना एचडीएफसी मल्टी कैप में, क्वांट मिड कैप में 2000 रुपए महीना, और बाकी आईसीसी प्रूटेक, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग, एक्सेस ब्लू चिप, एक्सेस स्मॉल कैप, इन सब में भी 1000 रुपए ईच ही डाल रहे हैं। बताइए इनका फंड चॉइसेस, इनका पोर्टफोलियो पर क्या सजेशन है? 10 लाख की वैल्यू होने के बावजूद 25 इयर्स में कितना कॉर्पस होगा, और 1 लाख कहाँ डाले लमसम? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मीत, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इसी एज से शुरुआत कर दी। 25 साल बाद रिटायरमेंट कॉर्पस के बारे में सोचना, आज हम ऑलरेडी रिटायरमेंट रिलेटेड एक टॉपिक पे बात कर ही रहे हैं, तो रिटायरमेंट कॉर्पस कितना क्रिएट करना है ये आपने मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो भी मैं आपको कैलकुलेशन करके बता सकती हूँ कि आप कितना क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको ध्यान में देना है कि क्या ये आपके लिए जो कॉर्पस है वो इनफ है, या आपको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। दिस विल डिपेंड, आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी नीड्स है, उस हिसाब से वो टारगेट अमाउंट डिसाइड करते हैं। लेकिन हाल में अगर 10 लाख का ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू हो चुका है, आपकी 20,000 की एसआईपी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, और 25 साल का लक्ष्य है, तो अगर हम महज 12% भी समझ के चले जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आराम से आपका कॉर्पस एक 6 करोड़ के आसपास की राशि तक कमा लेगा। और अगर
क्योंकि 25 साल का समय है, अगर हम थोड़ा बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो भी बनाएं और 15% भी रिटर्न अज्यूम करें तो आराम से आपका कॉर्पस 10 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। तो ये देखना है कि ये आपके लिए इनफ है या नहीं। आज की तारीख में बैठ के 6 and 10 करोड़ आपको बहुत ही फैसिनेटिंग लगेगा, लेकिन 25 साल बाद इसकी जो वैल्यू है वो इन्फ्लेशन के बाद बहुत कम हो जाएगी, 1/3 या आधी से आप नीचे समझ सकते हैं। सो ये चीज को ध्यान में रख के हम प्लानिंग करते हैं। अब आपके फंड्स की बात करें, बहुत ज्यादा फंड्स लेके रखे हैं आपने और छोटी छोटी डिनोमिनेशंस में एसआईपी शुरू कर रखी है। जैसे 20,000 की एसआईपी है, हम नॉर्मली 4 या 5 फंड्स में चुनाव करते हैं। 5,000 की 4 एसआईपी ले लिया, 4,000 की 5 एसआईपी एंड वी आर डन। 2,000 की एसआईपी में क्या होता है, एक तो सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन तो ठीक, बट एट द सेम टाइम आपका क्योंकि अमाउंट डिफरेंशिएट है तो आपका उतना परसेंटेज वो पर्टिकुलर सेक्टर में जा भी रहा है या नहीं, मार्केट सेगमेंट में। जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरीके का पोर्टफोलियो होना चाहिए। सो जो कंटिन्यू करने हैं आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में वो बता देती हूँ, बाकी जो मैं नहीं बता रही हूँ वो आप उसमें से निकल सकते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू करें, क्वांट मिड कैप कंटिन्यू करें, एचडीएफसी मल्टी कैप कंटिन्यू करें, एक्सिस स्मॉल कैप कंटिन्यू करें। रिटायरमेंट सेविंग अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें एक 5 ईयर लॉक इन भी आ जाता है या 60 तक जो एज लिमिट है, और रिटायरमेंट के लिए जैसे हम आज बात भी कर रहे हैं कि एसआईपी भी शुरू करनी है, तो इट इज अ गुड ऑप्शन जो एक लॉकिंग वाली एसआईपी करे, ताकि आपका उसमें एक आप उसमें बने रहेंगे। और टेक्नोलॉजी फंड जो है डेफिनेटली सेक्टोरल फंड है, तो उसके रिस्क अलग होते हैं। सेक्टोरल फंड्स काफी सिक्लिकल होते हैं, तो एकदम 25 साल तक मैंने निवेश किया और मैं भूल गई ऐसा भी मत करो। लेकिन आप यंग इन्वेस्टर हो, अगर आपने ऑलरेडी 10 लाख का पोर्टफोलियो भी जुटा रखा है, तो मैं समझती हूँ कि आप नए निवेशक नहीं हो, सो रिस्क उठाने की कैपेसिटी है, तो अगर रखना भी है तो एक सेक्टोरल फंड रख सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। बाकी के फंड्स को आप मर्ज कर ले, कंसोलिडेट कर ले आपके पोर्टफोलियो में। जी ओके, चलिए, तो ये रहे सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और आपके कॉर्पस कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई। कुछ फंड्स हैं जिन्हें आपको पोर्टफोलियो में रखना है, बाकी से आप बाहर निकल सकते हैं। किन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। पूजा हमारे साथ बनी हुई है, चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योमनी, पूजा भिंडे हमारे साथ बनी हुई हैं। बात करते हैं कुछ और कॉलर्स से। अजीत हमारे साथ है मुंबई से। अजीत, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो दीपाली मैम, मैं आपका शो डेली देखता हूँ। आपके शो से मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है और आपके शो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और पूजा, खास करके पूजा मैम, मैं आपका थैंक यू, आपका बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ। आपके जो यूट्यूब पे जो एसआईपी के रिलेटेड जो शॉर्ट वीडियो आप डालते हो उसमें भी बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी मेरी एज 26 साल है और मैंने पिछले मंथ ही ये शो, आपके सारे शो देखने के बाद मैंने ये एसआईपी स्टार्ट किया है। मैंने अभी 5,000 की एसआईपी स्टार्ट की है और मेरा 10 साल में 50 लाख का टारगेट है। तो मैंने मेरा पोर्टफोलियो आपको सेंड किया है। मैं मेरे पोर्टफोलियो का रिव्यू जानना चाहता हूँ और मुझे 50 लाख का टारगेट पूरा करने में कितना समय लगेगा और क्या करना पड़ेगा, प्लीज बताइए आप। ओके, तो इसके अलावा अजीत 50,000 का लमसम भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो आपने डिटेल्स शेयर की थी? हाँ, 50,000 का मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। वो मैं किस में इन्वेस्ट करूँ वो भी मुझे जानना है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले तो शुक्रिया ये शो देखने के लिए और पूजा को फॉलो करने के लिए। रही बात आपके फंड्स की, तो महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप 1500 पर मंथ, मेरी एसेट मल्टी कैप फंड 1500 पर मंथ, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप है 1,000 ईच डाल रहे हैं। हाल ही में एसआईपी स्टार्ट की है, लेकिन 50 लाख का टारगेट है 10 ईयर्स। 50,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है और सबसे अच्छी बात ये यंग इन्वेस्टर है, 26 ईयर्स के हैं। तो बताइए क्या सजेशन अजीत के लिए? सबसे पहले अगेन, जैसे दीपाली ने भी कहा, थैंक यू सो मच अजीत शो देखने के लिए, हमको फॉलो करने के लिए।
सबसे पहले तो दाद दूंगी मैं कि 26 साल की उम्र से आप प्लानिंग करने की शुरुआत कर चुके हैं आप, और गोल सेट कर रहे हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं टाइम एंड अगेन, 10 साल में आपने एक गोल तय किया है कि आपको 50 लाख की राशि चाहिए। अब अगर 5,000 की एसआईपी अगर हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो 10 साल में अगर मुझे 50 लाख जुटाने हैं, 12% का भी अजम्पशन रिटर्न समझ के चले, तो आपको 20 से 21,000 की एसआईपी लगेगी इस गोल तक पहुंचने के लिए। अब 5,000 से 4 गुना एसआईपी अमाउंट बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं समझती हूँ आप यंग हैं, आपकी सैलरी होगी, तो उस हिसाब से आपको दूसरा ऑप्शन देती हूँ। अगर आप स्टेप अप एसआईपी का विकल्प फॉलो करेंगे, तो आप धीरे धीरे हर साल जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है ना, आप एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं। सो अगर आपको 10 ही साल में रिटर्न कमाने हैं, तो एक तो आपको एसआईपी अमाउंट फिलहाल अभी से 5 से अगर आप 10,000 कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो आप उसको बढ़ा दें। एंड फिर हर साल 20% से आपको अगर आप स्टेप अप करेंगे, तो आप 50 लाख की राशि जुटा लेंगे एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। लेकिन अगर आप अभी एसआईपी अमाउंट समझो आप स्टेप अप नहीं कर सकते हैं, और 5,000 की एसआईपी से ही अगर आप शुरुआत करते हैं, तो आपको गोल का जो आपका टेन्योर है वो बढ़ाना होगा। एटलीस्ट आपको 5 साल आगे इसको लेके जाना होगा। एंड स्टेप अप तो आपको करना पड़ेगा। आप एसआईपी अमाउंट नहीं बढ़ाएंगे तो चलेगा, लेकिन स्टेप अप आप करेंगे तो ही आप इजीली इस गोल तक पहुंच जाएंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो लार्ज कैप स्मॉल कैप ठीक है, एक मिड कैप ऐड कर सकते हैं, क्वांट मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं, पराग पार एक फ्लेक्सी कैप, और 2 मल्टी कैप्स है आपके पोर्टफोलियो में, तो उसमें से आप कोई भी एक मल्टी कैप में कंटिन्यू कर सकते हैं, एक को आप बंद कर सकते हैं। और जो एक मुश्त रकम आप चाहते हैं, अगर उसका भी इसी गोल के साथ 10 से 15 साल का व्यू है, तो डेफिनेटली मैं कहूंगी आप एक मुश्त डालना चाहते हैं तो एक मल्टी कैप में ही डालें। तो जो 2 में से एक कंटिन्यू करेंगे, उसमें आप एक मुश्त मल्टी कैप फंड में डाल सकते हैं। जी ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिया गया है। अब बात करते हैं अगले कॉलर की। कन्हैया झा ने एक सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। इनकी फिलहाल 23,000 रुपये महीने की एसआईपी चल रही है। 39 लाख इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 5 इयर्स का ये होराइजन लेके चल रहे हैं। अभी इनका जो पोर्टफोलियो है, कितना कॉर्पस इन्होंने एक्यूमुलेट किया वो तो इन्होंने जानकारी दी। फिलहाल फंड्स कौन कौन से हैं? निपॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, एक्सिस ब्लू चिप, डीएसपी मिड कैप, साथ ही आईसीसी प्रू कांस्टेंट मैच्योरिटी गिल्ड फंड, निपॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज और आदित्य बिरला सन लाइफ फोकस फंड। सही में 2 से 3,000 की एसआईपी इनकी चल रही है। तो बताइए इनके फंड चॉइसेस और इनके गोल पर आपकी राय। जी बिल्कुल, देखिए कन्हैया जी के लिए सबसे पहले तो कहूंगी कि क्योंकि इन्होंने 39 लाख इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी अक्यूमुलेट कर लिया है, तो मैं समझती हूँ कि ये काफी साल से निवेश कर रहे हैं। क्योंकि 20 से 25,000 की एसआईपी अगर इनकी चल रही है, 2.5 लाख अगर साल का भी, 2.5 से 3 लाख साल का भी होता है, तो समझते अप्रोक्सीमेटली 7 ईयर्स से तो एटलीस्ट वो निवेश कर ही रहे होंगे प्लस रिटर्न। तो अगर यही एसआईपी कंटिन्यू करते हैं 23,000 की, एंड 39 लाख जो कॉर्पस है उसको अगर हम आगे फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं अप्रोक्सीमेटली 12% रिटर्न के हिसाब से देखूं, तो 90 लाख के आसपास का कॉर्पस बन जाएगा इनका। फंड में थोड़े बहुत चेंजेस मैं सजेस्ट करना चाहूंगी। सबसे पहले तो लार्ज कैप कैटेगरी में मैं कहूंगी कि आप एक्सिस ब्लू चिप से निकल के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में स्विच कर लें एसआईपी को। फोकस्ड कैटेगरी में एबीएसएल फोकस्ड को स्विच करके एचडीएफसी फोकस 30 में स्विच कर लें। जो मिड कैप स्मॉल कैप आपने रखा है पोर्टफोलियो में उसको कंटिन्यू करें, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल एंड डीएसपी मिड कैप। सेक्टोरल फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, बहुत सारे पोर्टफोलियो को क्लस्टर करने की जरूरत नहीं है। 5 ही साल में आपको पैसे लगने वाले हैं। सोच समझ के इतना ज्यादा रिस्क वाला पोर्टफोलियो अभी से कंटिन्यू करने की सलाह मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि एलोकेशन इतना अग्रेसिव ना रखें तो बेटर है। अभी नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको जरूरत है तो। और गोल्ड एंड गिल्ड फंड्स, अगेन मुझे नहीं पता आपने किस वजह से इसको पोर्टफोलियो में एसआईपी के रूट से शामिल किया हुआ है, क्योंकि एक डेट पोर्टफोलियो एसआईपी की वॉलेटिलिटी के हिसाब से इतना ज्यादा फायदा आपको नहीं दे सकता है। सो वो आपका क्या माइंडसेट है उस हिसाब से ही उसको कंटिन्यू करें। अदरवाइज आप डेट से निकल के एक इक्विटी एसआईपी ही कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जैसे है वो ठीक है, लेकिन सेक्टोरल, इंटरनेशनल एंड डेट, ये जो 3 पोर्शन है आपके पोर्टफोलियो में, उसको रीलुक करने की सलाह देती हूँ। बेसिकली थोड़ा बहुत आपको चर्निंग
करना पड़ेगा नेक्स्ट 5 इयर्स के हिसाब से पोर्टफोलियो। जी ओके चलिए, तो ये रही आपके लिए राय। आपके फंड चॉइसेस को लेकर काफ़ी सारी सजेशंस दिए गए हैं। 90 लाख का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे इन इन्वेस्टमेंट से, अगर 12% का रिटर्न भी आपको 5 सालों में मिलता है। बात करते हैं पूजा के टॉप 4 फंड्स की। तो पूजा बताइए आपके फंड चॉइसेस क्या हैं, क्या सजेशंस? बिल्कुल, मेरे हिसाब से 4 फंड्स, अगर आप नए निवेशक हैं, नहीं भी हैं, टॉपअप भी करना चाहते हैं, तो ना 5 to 7 इयर्स का अगर आपका होराइजन है लॉन्ग टर्म, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप कैटेगरी क्वांट एक्टिव फंड, और एक ICICI प्रूडेंशियल का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसमें अगेन लार्ज कैप कैटेगरी ज्यादा है, बट अगेन अ वेरी नाइस डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। जी ओके चलिए, तो ICICI प्रो इंडिया अपॉर्चुनिटीज, क्वांट एक्टिव, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, ये रहे सजेशंस पूजा भिंडे की तरफ से। शुक्रिया पूजा, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू। योर मनी में फिलहाल इतनी ही क्वेरीज लेंगे, अगले कल फिर हाजिर होंगे कुछ और क्वेरीज के साथ। रुक के साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।